और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच तकरार बढ़ता जा रहा है। तकरार कई मुद्दों पर बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं बल्कि तमाम नीतिगत मुद्दे भी हैं। और अब एक नया मुद्दा सामने आया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ मसौदा तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट को लेकर विपक्षी दल लगातार आलोचना कर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो राज्यों की स्वायत्तता इस मामले में खत्म करने वाली है, कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की जो नियुक्ति होती है, वाइस चांसलर्स की जो नियुक्ति होती है, उस पर उसको केंद्रीकृत करना चाहती है, यानी वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में देना चाहती है। अब इस मुद्दे पर एनडीए के घटक दलों ने भी जबरदस्त आपत्ति की है। और एनडीए के घटक दलों में बिहार की जो दोनों पार्टियां हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की, वो दोनों पार्टियां खुले तौर पर इसके विरोध में आ गई हैं और कहा है कि इसको तत्काल वापस लिया जाए। दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी भी इस मामले में सरकार के इस यूजीसी के इस नियम के खिलाफ है। यानी इस नियम को लेकर भी अब एनडीए के घटक दलों में टकराव बढ़ गया है। और टकराव इसमें विपक्षी दल लगातार इस पर हमला कर रहे हैं, काफी हमलावर है। केरल की सरकार ने केरल में विधानसभा में पारित कर दिया है, यूजीसी के इस ड्राफ्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है और कहा है कि इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लिया जाए, जो ये नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु ने भी इसका विरोध किया है। तब कई और जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने भी विरोध किया है और इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एनडीए के घटक दल इसका विरोध कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार को संकट में डालने वाला है। यूजीसी का मुद्दा है, आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से पूरी जो विश्वविद्यालयों की व्यवस्था है उसको कैसे केंद्र के अधीन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर जबरदस्त इस समय विरोध चल रहा है एनडीए के घटक दलों में। बिहार में जो गठबंधन के घटक दल हैं, एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, कई मुद्दों पर टकराव पहले से ही जारी है। वहां पर सरकार को लेकर, सीटों को लेकर, आगने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत से मुद्दों पर टकराव चल रहा है। खबरें यहां तक भी आ रही कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए से बाहर हो सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी इस तरह के संकेत दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। उधर जीतन राम मांझी सीधे तौर पर चुनौती दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। इन सब के बीच यूजीसी का जो ड्राफ्ट है, ये नए नियम जो बनाए हैं, उसको लेकर टकराव बहुत बढ़ गया है। अब ये एक और नया मुद्दा जुड़ गया है और निश्चित तौर पर या तो यूजीसी को ये नियम बदलना पड़ेगा या फिर सरकार के लिए एक बड़ा संकट सामने दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये बड़ा संकट जो ये खुद बीजेपी ने तैयार किया, असल में समीर जी इसके पीछे है क्या जी? जैसा कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा कराया जा रहा है। तो यूजीसी का जो ये नया मसौदा है, ये असल में जो गवर्नर्स की शक्ति है कुलपतियों की नियुक्ति में, जी हाँ, उसको ये छीनकर ये केंद्र सरकार के अधीन करना चाहती है। वैसे भी शिक्षा संवर्ती सूची में, संवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो यहाँ केंद्र सरकार जो ये छीनकर अपने अंडर में लेना चाहता है, ताकि राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति सीधे सीधे आरएसएस लाकर नियुक्त किया जा सके। आरोप लग रहा है कि इसमें आरएसएस के लोग आएंगे, कॉर्पोरेट्स के आएंगे, इस तरह की चीज़ें सब लाई जाएंगी। इसके खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा ने तो पिछले महीने, इस महीने के शुरू में ही पारित कर दिया था प्रस्ताव। अब जो है वो मंगलवार को केरल विधानसभा ने भी इस प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद पी विजयन है केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने और एम के स्टालिन, उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि भाई इस पर आप खुलकर सामने आइए, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा कर देगा और ये राज्यों के अधिकार छीन रहा है। इसको लेकर जो राजीव रंजन प्रसाद हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने दो अंग्रेजी अखबारों से बातचीत करके इस पर था, कहा कि इसका जो है वो उसको मतलब ये राज्यों के अधिकारों का हनन है और इस पर जो है वो बातचीत उस पर मतलब होनी चाहिए। उन्होंने जो कहा, उनका वक्तव्य ये था कि हर राजनीतिक दल के पास एक रोड मैप होता है, उच्च शिक्षा उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुलपतियों की नियुक्ति में निर्वाचित सरकारों की भूमिका को सीमित करके शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों को काफ़ी हद तक हतोत्साहित किया जाएगा। हमने यूजीसी नियमों का मसौदा नहीं पढ़ा है, लेकिन मीडिया में जो बातें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत हो सकती है, ये उन्होंने कहा था।
इसके साथ ही जो तेलुगु देशम है वो भी इस पर एक तरीके से कहा जाए बिल्कुल, आ गई वो है। टीडीपी भी इस पर उसका, हालांकि टीडीपी के प्रवक्ता का कहना है कि उनके नेता अभी विदेश गए हैं, दावोस गए हैं, लेकिन जो मसौदा दिखाई पड़ रहा है ये उसका वो समर्थन नहीं कर सकते हैं, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। दरअसल इसमें इस जो नियम में सबसे ज्यादा जो कह लीजिए कि गंभीर बातें हैं, यानी जिसको लेकर सबसे ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, जिसको लेकर राज्य की सरकारों और राजनीतिक दलों को इस पर आपत्ति है, वो ये है कि राज्यों के विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर नियुक्त होंगे उसमें भी केंद्र सरकार का दखल बढ़ जाएगा। और इसी बात से आपत्ति है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्ति तो केंद्र से होती ही है, लेकिन जो स्टेट के जो विश्वविद्यालय हैं राज्य सरकारों के, वहां भी कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल का, गवर्नर का रोल बढ़ जाएगा। गवर्नर का रोल बढ़ने का मतलब है कि केंद्र सरकार का, यानी विश्वविद्यालयों पर केंद्र सरकार किस तरह से अपना नियंत्रण बढ़ा देगी, इसको लेकर आपत्ति है। और कांग्रेस पार्टी और सीपीएम, जो केरल में सरकार है सीपीएम की, उसके साथ, वहां कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, लेकिन दोनों ने एक साथ इस प्रस्ताव का समर्थन किया और उसमें प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि इसका वो विरोध करते हैं और यूजीसी से इसको वापस लेने की मांग करते हैं। तो लगातार इस पर विपक्ष तो हमलावर है, लेकिन जिस तरह से अब एनडीए के सहयोगी दल इसके खिलाफ आ गए हैं, वो बहुत ही एक गंभीर मसला बन गया है और यूजीसी का ये नियम केंद्र सरकार के लिए एक बड़े संकट की वजह बन गया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये काफी ज्यादा संकट का विषय बन गया है केंद्र सरकार के लिए, चूंकि इस पर विपक्ष तो हमलावर है ही जी। और अब इसमें जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो जो इसकी सहयोगी दल है एनडीए के, वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। जो हम लोग तेलुगु देशम की बात कर रहे थे समीर जी, तेलुगु देशम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है दीपक रेड्डी, उनका कहना है कि हमने यूजीसी के नियमों का मसौदा देखा है, लेकिन चूंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व विश्व आर्थिक मंच के लिए दावोस में है, इसलिए इस पर कोई आंतरिक चर्चा नहीं हुई है। हालांकि अगर हमारे पास कोई आपत्ति है तो हम उसे सार्वजनिक रूप से नहीं उठाएंगे और इसके बजाय हम आंतरिक रूप से संबंधित लोगों को बताएंगे हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। मतलब ये उन्होंने बचाव का रास्ता अपनाते हुए कहा है, चूंकि अभी चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश दोनों जो है वो दावोस में है, तो यानी दावोस से लौटकर जब चंद्रबाबू नायडू आएंगे, और चंद्रबाबू नायडू तो पहले भी फेडरलिज्म के लिए काफी ज्यादा बात करते रहे, तो ये सबसे ज्यादा आपत्ति आएगी तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से वहां से आएगी। हालांकि जो राजीव रंजन प्रसाद है उन्होंने बाद में एक विज्ञप्ति जारी करके कह दिया कि ये उनका निजी विचार था, लेकिन वो निजी विचार क्या है कि उन्होंने एक तरह से मतलब कन्नी तो काटी, चूंकि लगा कि ये तो मसला बनता जा रहा है, तो लेकिन ये संदेश दिया जा चुका है। संदेश देने के बाद उन्होंने उसको पलटी मारी, तो अपने नेता से सीख रहे हैं पलटी मारना वो, तो एक तरीके से, लेकिन मसला उठा दिया गया और उस पर आपत्तियां आ गई। यानी ये मसला अब जाएगा जब लोकसभा में, तो इस पर तेलुगु देशम, चिराग पासवान जी और इनका नीतीश कुमार, इनका समर्थन नहीं मिलेगा, तो ये भी वन नेशन वन इलेक्शन की तरह वहां जेपीसी को जा सकता है या गिर सकता है। जी बिल्कुल, और ये मुद्दा विपक्ष इस पर हमलावर है, लेकिन जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दल इस पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है यूजीसी के नियमों को लेकर, और आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरह से केंद्रीकृत किया जा रहा है, यानी केंद्र के नियंत्रण में देने की कोशिशें की जा रही हैं। पहले भी इस तरह के आरोप लगे, नीट को लेकर जो एग्जाम होता है उसको लेकर आरोप लगे, और इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें शिक्षा व्यवस्था को एक पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में देने की साजिश जिसको विपक्ष कह रहा है। तो यूजीसी का ये नियम भी उसी का एक हिस्सा है। विपक्ष की जो आलोचना हो रही है उसका मुख्य आधार ये है, और इसी वजह से अब एनडीए के सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं सीधे तौर पर। और इसके अलावा तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगी दलों के साथ जो एक विरोध है वो बना हुआ है। एक दूसरे को आंखें दिखाई जा रही हैं, हैसियत बताई जा रही है, औकात बताई जा रही है, और उसके बाद बयानों से पलटी भी मार ली जा रही है, ताकि जो मैसेज देना हो वो तो दे दिया जाए और ये भी ना हो कि यहाँ एनडीए में टकराव है। हाँ सभी जी, मतलब जी बहुत एक तरह से कहा जाए मजबूत रणनीति के तहत ये काम हो रहा है कि मोदी सरकार को बताया भी जा सके कि हम इस पे आपके खिलाफ में हैं, और धीरे से कह दिया जाए कि साहब कोई अंतर विरोध नहीं है। यानी बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सहयोगी दलों पर, और सहयोगी दल बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हीं में अब 31 जनवरी से बजट सत्र, लोकसभा का, संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस बजट सत्र से पहले जिस तरह की
राजनीतिक गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं। एनडीए के भीतर घटक दलों की भारतीय जनता पार्टी से जो दूरियां दिखाई पड़ रही हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के मुद्दों को विपक्ष जब उठाएगा, चाहे वो यूजीसी के ये नए ड्राफ्ट का मामला हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो या फिर तमाम दूसरे मामले हैं, कानून व्यवस्था के मामले हैं, इन सब का के मुद्दे जब उठेंगे, इसमें सहयोगी दलों का कितना समर्थन मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच बिहार में जिस तरह से राजनीतिक बदलाव दिखाई पड़ रहा है, गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं और सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाते दिखाई पड़ रहे हैं, इसके पहले इस तरह की स्थिति यानी पिछले 10 साल में ऐसी स्थिति पहले नहीं आई थी। महाराष्ट्र में भी ये स्थिति अभी भी बनी हुई है, बावजूद इसके कि वहां सरकार बन गई है। लेकिन बिहार में चूंकि इसी साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि एनडीए के घटक दलों के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और ये चुनाव तक बना रहेगा, इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये चुनाव तक क्या होगा क्या नहीं होगा। इधर महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि आज अजीत पवार और शरद पवार दोनों एक मंच पर साथ साथ दिखाई दिए हैं। हालांकि वो एक कार्यक्रम जो था वो है शुगर इंस्टीट्यूट है पुणे में, बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, उसकी वार्षिक आम बैठक थी। लेकिन दोनों एक मंच पर एक साथ नजर आए हैं। उसके विजुअल्स भी हम लोगों के पास हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारी टीम के पास विजुअल्स वो दिखाए जा सकते हैं कि अजीत पवार और शरद पवार एक मंच पर आए हैं। तो यानी महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जो है कुछ न कुछ पक रहा है। और अजीत पवार जो है वो नीतीश राणे के बयान पर भी, जो नीतीश राणे ने सैफ अली खान को लेकर जो कह दिया था, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम जो है नीतीश राणे से बात करेंगे और जो सैफ के घर पे जो हमलावर था वो पकड़ा जा चुका है। तो इस तरीके का बयान देने का कोई मतलब नहीं था। ये देखिए विजुअल चल रहे हैं कि अजीत पवार और शरद पवार जो है वो दोनों एक ही मंच पर एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, एक ही कार्यक्रम में। बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम में शरद पवार और अजीत पवार दोनों एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। अजीत पवार शरद पवार की ही पार्टी को तोड़कर वो एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब एनडीए गठबंधन के साथ उन्होंने जीत भी हासिल की है, मंत्री भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फिर बन गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से अब एक बार फिर उनकी नजदीकियां शरद पवार के साथ दिख रही हैं, वो अपने आप में बहुत ही एक वहां भी दिलचस्प राजनीतिक गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं लगातार। और यही नहीं, आज बाला साहब ठाकरे को लेकर जो शिवसेना के नेता रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने को लेकर भी महाराष्ट्र में इस समय राजनीति चल रही है। संजय राउत ने सवाल उठाया है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना से ही गए हैं, उसी तरह जैसे एनसीपी से अजीत पवार गए, उनको श्रद्धांजलि, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अगर वो देते हैं तो ये ठीक नहीं है। क्यों सवाल उठाया है संजय राउत ने, जो शिवसेना के नेता हैं, उसको हम सुनवाते हैं। लेकिन श्रद्धांजलि देना, किसी को याद करना भी राजनीति का किस तरह से हिस्सा होता जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। सुनते हैं संजय राउत ने इस मामले में क्या कहा है। तो संजय राउत ने इस मामले में आलोचना की है और कहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, उनको बाला साहब को श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए क्योंकि उन्हीं के सिद्धांतों का की उन्होंने हत्या की है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन राजनीति में जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, एनडीए के भीतर जिस तरह से टकराव और विवाद बढ़ते जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत देखने वाली बात है कि ये कब तक बना रहेगा। और जब एनडीए में बिखराव होगा तो निश्चित तौर पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा केंद्र की सरकार पर। अब यूजीसी को लेकर जिस तरह से केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है, उससे वहां के जो गवर्नर हैं उनकी प्रतिक्रिया आई है। क्योंकि ये जो यूजीसी का ड्राफ्ट है, इसमें राज्यपालों की शक्तियां बढ़ाई जा रही हैं वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में, और वाइस चांसलर्स की नियुक्ति में ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार दखल देने जा रही है। तो इसमें जो केरल के राज्यपाल हैं उनको सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। और विश्वनाथ आर्लेकर तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आपको बता दें कि इस मसौदे का जो यूजीसी ने तैयार किया है कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर, उसको लेकर इस समय जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। न सिर्फ विपक्षी दलों के निशाने पर यूजीसी का ये प्रस्ताव है, बल्कि एनडीए के घटक दलों के निशाने पर भी है। सुनते हैं केरल के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को। थे शिक्षाविद बनते थे या फिर जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते थे वो बनते थे, लेकिन अब कहा गया है कि सार्वजनिक जीवन के लोगों को भी बनाया जा सकता है। सार्वजनिक जीवन के लोगों में कौन लोग शामिल होंगे, और इसके अलावा
जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी बनाए जा सकते हैं, कॉरपोरेट से जुड़े हुए लोग भी बनाए जा सकते हैं, जिसका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर बल्कि बौद्धिक जगत में भी इसका काफी विरोध हो रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को, विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को पहले ही जिस तरह से एक निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है, विश्वविद्यालयों के तमाम जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके भी तमाम कोर्सों को जिस तरह से व्यावसायिक बना दिया गया है, उसको अब ये अगर व्यवस्था लागू की जाती है कि व्यावसायिक जगत से जुड़े लोगों को कुलपति बनाया जाएगा, उन्हीं के हाथों में पूरा विश्वविद्यालय दिया जाएगा, तब फिर शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष के निशाने पर है यूजीसी और केंद्र सरकार, लेकिन एनडीए के घटक दलों के भीतर भी जबरदस्त टकराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ एक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ आक्रोश दिखाई पड़ रहा है और अब तक जो है जो मतलब बातें सामने आ चुकी हैं वो टीडीपी के वक्तव्य हमने उनका सुना ही दिया, उनके दीपक रेड्डी का, राजीव रंजन प्रसाद जो जेडीयू के उनका भी आ चुका, और एलजेपी जो रामविलास है उसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता हैं अरविंद वाजपेयी, के वाजपेयी, उनका भी कहना है कि ये मामला जो है ये जाना चाहिए राज्यपाल के पक्ष में, एक संवैधानिक जनादेश है उनका कहना है, और इस पर विचार विमर्श करना संसद का विशेषाधिकार है। तो उनकी मांग है कि ये संसद में जाना चाहिए, संसद में इसको पास, मतलब संसद से इस पर बहस होनी चाहिए। यानी उन्होंने भी बचाव करते हुए एक तरीके से सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर ये आता है तो एलजेपी इसका समर्थन नहीं करेगी, इसलिए आप इसे संसद में लेकर आइए, यानी फिर ये जेपीसी में जाए। तो जेपीसी में जाना ही अगर इसको, तो फिर सरकार लेकर ही क्यों आए, बिल्कुल, क्योंकि जेपीसी में जाएगा तो पास तो होगा नहीं फिर। तो ये इसका मतलब साफ तौर पर ये चीज़ें सामने आ रही है कि अब टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। असल में समीर जी है क्या कि ये आरएसएस का स्थापना का 100वां साल होने जा रहा है जी, और आरएसएस के 100 साल के स्थापना पर बीजेपी इतना कमजोर हो गई, नरेंद्र मोदी इतना कमजोर हो गए हैं। अब ये एजेंडा ये चल रहा है कि वो किसी तरीके से आरएसएस को खुश करने के लिए बताया जाए कि आपका एजेंडा मोदी जी लागू कर रहे हैं। तो ये आरएसएस का एजेंडा थोपने की चीजें हो रही हैं। अब आरएसएस का एजेंडा लागू करना बीजेपी का तो एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये नीतीश कुमार का भी एजेंडा हो जाए, चिराग पासवान का भी एजेंडा हो जाए, और टीडीपी का भी एजेंडा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? सरकार चलेगी उनके दम पर और एजेंडा लागू होगा आरएसएस का, ये कैसे होगा जी? और इसी तरीके से पहले भी जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी सन 77 में, आरएसएस की वजह से ही जनता पार्टी की सरकार भी थी, तब भी आया था दोहरी सदस्यता का मसला, उस पर जनता पार्टी टूट गई थी। तो यानी आरएसएस जो है मोदी जी की सरकार तुड़वाएगा और मोदी जी को पैदल करवाएगा, ये समझ में आ रहा है जी। बिल्कुल, इस पे तमाम तरह के कई स्तरों पर एक कह लीजिए कि साजिश या संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिख रहा हो या फिर एनडीए के घटक दलों के साथ दिख रहा हो। तो ये टकराव की स्थिति कई मुद्दों पर लगातार बनी हुई है, और इसको लेकर जो खतरे में दिखाई पड़ रही है, वो जो सबसे ज्यादा खतरे में दिखाई पड़ रही है केंद्र की एनडीए सरकार, जो इन्हीं जो क्षेत्रीय दल हैं उनके भरोसे पर टिकी है, उनके समर्थन पर टिकी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनका समर्थन जब भी वापस होगा, किसी भी मुद्दे पर नाराजगी होगी, और चूंकि बजट का सत्र शुरू होने वाला है 31 जनवरी से, और बजट में जिस तरह से नीतीश कुमार की मांग, उन्होंने तो साफ तौर पर अब 32 पॉइंट का अपना एक पत्र पेश कर दिया है। तेलुगु देशम पार्टी भी निश्चित तौर पर अपनी मांग प्रस्तुत करेगी, और उसकी मांगे नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा गंभीर होंगी और ज्यादा डिमांड होगी, क्योंकि पिछले सत्र में भी देखा गया था कि मांग की गई थी। इनको पूरा करना केंद्र सरकार के लिए कितना आसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं, जो नीतिगत मुद्दे हैं, उन पर जिस तरह का विरोध दिख रहा है, टकराव दिख रहा है, वो केंद्र सरकार के लिए बहुत एक शुभ संकेत नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इन मुद्दों पर कोई भी टकराव अगर इस कदर बढ़ जाता है, नाराजगी बढ़ जाती है, तो समर्थन वापसी तक पहुंचेगी, और समर्थन वापसी का सीधा मतलब है सरकार का चले जाना। तो ये स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। खासकर बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये केंद्र सरकार पर खतरे की घंटी, तलवार उस पर हर समय लटक रही है। और इधर दिल्ली विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के दौर जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। अब तक तो तमाम मुद्दे आए, और अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पैसे बांट रही हैं, और धमकाने के आरोप भी लगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका रहे हैं और उनको तमाम तरह के धमकी दे रहे हैं कि उनके पक्ष में न जाए, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां
पैसे बांट रही हैं। और आरोप लगाया है कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने। एक बार उनको सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगाए हैं। एक पार्टी दिल्ली में सत्तारूढ़ है और दूसरी केंद्र में सत्तारूढ़ है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। और संदीप दीक्षित का कहना है कि ये दोनों ही पार्टियां जमकर पैसे का इस्तेमाल कर रही हैं, लोगों को खुले तौर पर पैसे बांटे जा रहे हैं। अब तक आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही थी और उसने कई सारे इस तरह के वीडियो भी सामने आए जिसमें बीजेपी के नेता पैसे बांटते हुए दिखाई पड़े। अब आम आदमी पार्टी भी उसी गिरफ्त में आ गई है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है। सुनते हैं संदीप दीक्षित को। संज्ञान में क्यों नहीं ले रहा है, ये सवाल भी उठा रहे हैं संदीप दीक्षित। लेकिन बड़े आरोप है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पैसे बांट रहे हैं इस चुनाव में। और इस चुनाव में धमकी दी जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनकी पार्टी के नेताओं को धमकी दी जा रही है और उसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से भी की है। चुनाव आयोग से कई और शिकायतें की गई हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। और जैसा संदीप दीक्षित कह रहे थे कि क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है, यह बहुत हैरानी की बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यह कहा है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है। वो बीजेपी की शिकायतों पर तो संज्ञान ले रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की शिकायतों पर संज्ञान नहीं ले रहा है। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, सुनते हैं। और ये इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी है, विश्वसनीयता का संकट जो दिख रहा है, वो चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार संदिग्ध होती जा रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, सरकार के पक्ष में काम करने के आरोप लग रहे हैं। इस तरह के आरोपों से जूझ रहा चुनाव आयोग अब उस पर कहा जा रहा है एक बार फिर दिल्ली चुनाव में भी कि वो बीजेपी की शिकायतों पर, बीजेपी नेताओं की शिकायतों पर संज्ञान ले रहा है, लेकिन विपक्षी नेताओं की शिकायतों पर संज्ञान नहीं ले रहा है। सुनते हैं संजय सिंह को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिकायतों पर सुनवाई हो रही है, चुनाव आयोग तुरंत एक्शन ले रहा है, आम आदमी पार्टी की शिकायतों पर संज्ञान नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अलका लांबा ने फिर चुनाव आयोग में लिखित शिकायत भी की है कि किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धमकाया जा रहा है। आपने देखा आतिशी का वो पत्र जो उन्होंने चुनाव आयोग को लिख कर दिया हुआ है। वही आतिशी के खिलाफ यानी कालका जी से ही कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां जानबूझकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, इसमें या तो उनकी मिली भगत है या फिर उसके पीछे कोई और कारण है, लेकिन आम जनता के मुद्दों को भटकाना भी दोनों का उद्देश्य है। सुनते हैं अलका लांबा क्या कह रही हैं। और अलका लांबा कालका जी से ही कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है, जहां से आतिशी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है। पर चुनाव आयोग में शिकायत भी दी गई है, लेकिन उसका अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा भी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिकायतों पर संज्ञान तुरंत लिया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार शिकायत कर रही है पर उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो सुनवाते हैं संजय सिंह ने क्या कहा। लेकिन अमलेंदु जी, जिस तरह से दिल्ली के चुनाव को दोनों ही पार्टियां अगर देखा जाए तो वास्तव में कभी रावण मारीच का मुद्दा आ रहा है जो इसका कोई मतलब किसी से नहीं है। इस तरह के मुद्दों को अगर दोनों पार्टियां ला रही हैं तो कांग्रेस का जो आरोप है निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं पुख्ता दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर जरूरी मुद्दे दोनों लाएंगे तो निश्चित तौर पर 10 साल से ज्यादा सरकार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में है, तो उनसे तमाम तरह के सवाल उठेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान भी दिल्ली को लेकर आया है कि जनता उनसे उनके वादे पूछ रही है कि उसका क्या किया। तो ये वादे जो किए गए थे केंद्र सरकार में, केंद्र ने और भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनसे भी पूछे जा रहे हैं और दोनों ही इस मुद्दे पर घिरे नजर आ रहे हैं। नहीं, और ये सवाल तो मोदी जी से भी बनता है कि क्या क्या जनता जो है उनके पुराने भाषणों की क्लिप्स वायरल होती रहती हैं, तो जनता मोदी जी से नहीं पूछ रही है कि आपने क्या किया 10 साल में, केजरीवाल से ही पूछ रही है। तो यानी एक तरीके से देखा जाए सभी जी, मोदी जी जो ध्यान भटकाने की कला के माहिर हैं, तो ध्यान भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता भटक नहीं रही है और मुद्दे आ रहे हैं। तो देखिए अरविंद केजरीवाल के, चलिए ठीक है, अपने मुद्दे हैं, बिजली पानी, इस तरीके के मुद्दे जो है छोटे उन पे वो टिके हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है? अब बताया था साहब योगी आदित्यनाथ की सभाएं होंगी, अब वो आके हिंदू मुसलमान करेंगे। अरे हिंदू मुसलमान तो आपने झारखंड में भी जाके किया था, बांग्लादेशी कर रहे हैं, वो भी आपने किया था झारखंड में जाके, क्या नतीजा निकला जी। तो ये जो अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ जो लेना चाहती है बीजेपी, मुद्दों से जो ध्यान भटकाने की कला उसकी है, वो जो करना चाहती है, आरोप प्रत्यारोप का जो चल रहे हैं, उसको लेकर आप सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्या
इन मुद्दों में ही उलझना चाहती हैं, आरोप प्रत्यारोप में, या वास्तव में जनता के मुद्दों पर बात होना चाहती है। जो अलका लांबा कह रही है वो भी यही बात कह रही है, संदीप दीक्षित भी यही कह रही है, बात करना तो विकास की बात कीजिए, आपने क्या काम किया उस पर बात कीजिए। दोनों दल जो है वो इस आरोप प्रत्यारोप में फंस रहे हैं। हालांकि ये शुरुआत जो है आरोप प्रत्यारोप की, ये आम आदमी पार्टी उसने बीजेपी ने शुरू करी इस तरीके के आरोप लगाने की, और फिर जाहिर सी बात है कि ये एक पक्ष लगाएगा तो दूसरा भी उसको लपकेगा। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई रावण जो था वो हिरण का रूप धारण करके आया, ठीक है, वो गलत संदर्भ का हवाला अगर दिया उन्होंने, अगर ये कहा जाता है तो वैसे तो बहुत सी रामायण है, 300 रामायण जो है, 300 रामायण जो है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी, इस बीजेपी की सरकार ने बंद करा दी कि 300 रामायण मत पढ़िए। तो भाई रामायण एक नहीं है, रामायण 300 तरीके की तो एक ही जगह संकलित है कि 300 तरीके की कौन कौन सी रामायण उनके बारे में चर्चा है। तो यानी कि जब कहीं से भी अगर वो संदर्भ नहीं है, तो अगर कहा भी अरविंद केजरीवाल ने, मान लीजिए वो संदर्भ से हट के है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता थी कि साहब रावण का जो है वो अपमान कर दिया। जी बिल्कुल, ये तमाम सवाल उठ ही रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लेकिन आतिशी ने जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि उसके नेता उनके कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं और जबरन उनसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान देने को का दबाव डाल रहे हैं, उसको लेकर चुनाव अधिकारी को, चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं सुनते हैं, उन्होंने किस तरह से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दी है कि कैसे धमकाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। कभी रुपया बांटती है, कभी साड़ी बांटती है, प्रवेश वर्मा कभी साड़ी बांटते हैं, कभी रुपया बांटते हैं, कभी चादर बांटते हैं। हम लोग शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक झूठी शिकायत हमारे एक कार्यकर्ता बंटी शेखावत जी और ये हमारे साथी हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं रनिया से, इनके बारे में की गई, और उस झूठी शिकायत के आधार पर इनको थाने में बिठा लिया गया। इनके घर पे पूरा पुलिस ने जाके छापेमारी किया, देखा, और कहीं कुछ नहीं निकला। तो इस तरीके से तो चुनाव प्रचार करना ही मुश्किल हो जाएगा। कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? जो निष्पक्ष चुनाव की बात है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये हो रहा है। इनको देखना चाहिए कि अगर चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, पार्टी के नेता चुनाव प्रचार ही नहीं कर पाएंगे तो फिर निष्पक्ष चुनाव कहां हुआ? फिर तो एक तरफा चुनाव है। तो इसलिए जो भी शिकायत यहाँ पे मिली थी उनको, उसके आधार पे उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली। अब ये हमारे साथी साथ में जा रहे हैं। किस तरह की शिकायत थी? क्या कुछ मतलब जो अब कुछ भी वो बता रहे हैं कि ऐसी शिकायत थी कि ये संदिग्ध लोग हैं। अब देखिए कहाँ, ये वहाँ पे रहते हैं, इनका घर है बिहार कैंप में, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ चुके हैं हमारी पार्टी से। अब कह रहे हैं ऐसी शिकायत आई कि ये संदिग्ध लोग हैं, ये हैं। अब ये तो मनगढ़ंत शिकायत तो ऐसे कोई भी दे सकता है। मैं भी बीजेपी वालों के खिलाफ 4 शिकायत रोज देता रहूँ मनगढ़ंत, उसका कोई आधार थोड़ी है। तरह से पुलिस छापेमारी कर रही है उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ, और ये कहा जा रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं। ये आरोप संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी पर लगाया कि पंजाब से के पुलिसकर्मी आ रहे हैं, पंजाब की पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। बीजेपी भी लगातार ये आरोप लगा रही है, और आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि दिल्ली पुलिस प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस तरह के आरोप बहुत ही संगीन है, लेकिन लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से लग रहे हैं। प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के नेता हैं और आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी एक बार फिर ये आरोप लगाया है कि किस तरह से पंजाब की गाड़ियां यहां घूम रही हैं, पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं, और पंजाब से लोग, पुलिस के लोग आकर प्रचार कर रहे हैं। जो आरोप बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी लगा रही है, वही आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। प्रवेश वर्मा को भी सुनते हैं क्या कहा है, किस तरह से पंजाब के लोग आकर दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। पंजाब से आ ही नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ क्या कर रहे हैं वो भी बताया, किस तरह से वह पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है, ये आरोप लगा रहे हैं प्रवेश वर्मा, बीजेपी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी भी इसी तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है अमलेंदु जी कि आखिर
दोनों पार्टियां हैं, जांच एजेंसियां तमाम केंद्र सरकार के पास हैं, वो इनकी पहचान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी तक कोई पुख्ता गिरफ्तारी इस तरह की नहीं हुई है, ये केवल आरोपों तक ही सीमित है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ समीर जी, कल रात में ही संजय सिंह ने ट्वीट भी किया था कि मैं तुगलक रोड थाने पहुंच गया हूँ, और जो वो बता भी रहे कि मैं गया, फिर वहां से उनको लेकर के आया, चूंकि वह कुछ था ही नहीं जी। आप मतलब प्रवेश वर्मा के लोगों ने शिकायत कर दी और पुलिस गई, दिल्ली पुलिस जाके उनके कार्यकर्ताओं को उठाकर ले आई। अब प्रवेश वर्मा भी वही आरोप लगा रहे हैं, तो यानी संजय सिंह की बात यहाँ ये सच होती हुई साबित हो रही है। प्रवेश वर्मा की शिकायतों पर तो दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन ले रही है, लेकिन हम जो शिकायतें कर रहे हैं उस पर दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। बीजेपी के कितने लोगों को किया गया। अब प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि वो पंजाब से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं। भाई ये योगी आदित्यनाथ की, पुष्कर सिंह धामी की यहाँ जनसभाएं हो रही हैं, ये क्या है? इनको भी रुकवाएंगे क्या प्रवेश साहिब सिंह वर्मा कि अब योगी आदित्यनाथ की और पुष्कर सिंह धामी की सभा नहीं हो सकती यहाँ दिल्ली में? तो अगर भगवत मान की यहाँ नहीं हो सकती जनसभा, तो योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी की कैसे हो सकती है? तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है समीर जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी, मुझे यही लग रहा है कि वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। चूंकि अगर मुद्दों पे बात होगी तो जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो 10 साल का हिसाब तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से भी मांग रहे हैं, तो 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। 2 करोड़ रोजगार का आपने वायदा किया था, दिल्ली को आप स्मार्ट सिटी बना देंगे, बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी जो है वो दिल्ली है दुनिया भर में, जिसके सिर पे बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो यानी सवाल जो है नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी से उठेंगे तो ध्यान भटकाने की कला जो है ये उसके तहत भी किया जा रहा है। तो सारा मुद्दा जो है, सारी बातें इस पर टिकी हुई है कि 10 साल का जवाब ना देना पड़े, और वो दिल्ली की सरकार भी यही चाह रही है और यही केंद्र सरकार भी चाह रही है, और इसको लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, ताकि मुद्दों से ध्यान भटका रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार यही आरोप लगा रहे हैं दोनों ही पार्टियों पर। तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। 5 फरवरी को वहां पर मतदान होने हैं, और लगातार अभी तक मुद्दों की बात पर कोई भी पार्टियां नहीं आ रही हैं। यह अलग बात है कि तमाम वादे किए जा रहे हैं, और वादों को लेकर भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वादे कर रही है सिलेंडर देने का, सस्ते में सिलेंडर देने का, और वादे कर रही है। तो उससे ये पूछा जा रहा है कि आपकी सरकारें अभी तक जहां हैं वहां क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? तो चूंकि अब सरकार में आप है, तो न तो आप अपने तमाम जो चीजें हैं, अपने वादों को के बारे में आप बता सकते हैं, और ना ही आप दूसरे पर दोषारोपण कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल से जब आप सरकार में हैं तो बहुत सारे सवाल जो आप पूछा करते थे वो अब सरकार में रहने की वजह से आपसे पूछा जाएगा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर घिरी हुई है, क्योंकि कई राज्यों में उसकी अपनी सरकारें हैं। लेकिन अब जिस तरह से केंद्र सरकार तमाम मुद्दों पर अपने सहयोगी दलों से भी घिरी हुई है, वो उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होती जा रही है। हालांकि वो बिहार के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको साधने के लिए उसने यहां पर एक सीट जरूर दी है जनता दल यूनाइटेड को और लोक जनशक्ति पार्टी को, लेकिन उसको जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं और ये जिनको सीट भी दी है, उनको भी ऐसा नहीं है कि उनको संतुष्ट कर पाई हो। वो खींचतान लगातार बनी हुई है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी खींचतान बनी हुई है, और तेलुगु देशम पार्टी भी यूजीसी के मुद्दे पर अब एक बार फिर एक और मुद्दा है जिस पर वो सीधे तौर पर विरोध में दिखाई पड़ रही है। इन सब के बीच जिस तरह से महाराष्ट्र में अब राजनीति हो रही है, शिवसेना के निशाने पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं, वो एक और नया मुद्दा मिल गया है विपक्ष को एनडीए को घेरने का, और वहां पर ये मुद्दा है बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने का। सुनते हैं संजय राउत ने क्यों सवाल उठाए हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी। हालांकि ये सम्मान की बात है, लेकिन उनका कहना कुछ और है, उनका तर्क कुछ और है। सुनते हैं संजय राउत को इस मुद्दे पर। संजय राउत और ढोंग बता रहे हैं जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर संजय राउत, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हम पलटवार करेंगे, और जिस तरह से आज तस्वीरें आई अजित पवार और शरद पवार की, अमलेंदु जी और संजय राउत कह रहे हैं पलटवार करने की, और एकनाथ शिंदे की पार्टी का बीजेपी के साथ किस तरह से रिश्ता चुनाव के बाद से ही दिखाई पड़ रहा है। इन सब को देखते हुए क्या कहा जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति किधर जा रही है, खासकर एनडीए गठबंधन। हाँ बिल्कुल, एनडीए गठबंधन में अंदर सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है समीर जी, ये चीज़ें साफ समझ में आ रही हैं। और जिस तरीके से अब वो पलटवार कर रहे हैं अपने संजय राउत, अब ये कह रहे हैं कि हम
पलटवार करेंगे, मतलब आपने भारतीय जनता, आपने जो शिवसेना को तोड़ा, जी। हम इस पर पलटवार करेंगे, ये उनका कहना है। तो यानी सीधे सीधे वो चुनौती एक तरीके से दे रहे हैं। इधर पलटवार तो एकनाथ शिंदे भी करेंगे समीर जी, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब बेइज्जत कर रही है, यानी आपने पहले शिवसेना को तोड़ने के लिए एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर लिया, और अब रोज जो है वो एकनाथ शिंदे की बेइज्जती की जा रही है, और इसी तरीके से उनकी नीतीश कुमार की बेइज्जती करना शुरू कर दिया है, तो उनको भी एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो ये इसको लेकर जो है वो एक तरीके से चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत कुछ घट रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में भी, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिहार में घट रहा है। और महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे भी जिस तरह से चोट खाए हैं, वो तोड़कर, शिवसेना तोड़कर गए भले थे बीजेपी के साथ एनडीए में, लेकिन उनको भी अब पता चल रहा है कि ये सारा कुछ क्यों किया गया था, क्या मकसद था। और अब जिस तरह से संजय राउत ये चुनौती दे रहे हैं कि हम भी पलटवार करेंगे, अब वो एनडीए को तोड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, लेकिन पलटवार का मतलब बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। और एकनाथ शिंदे, एनसीपी के नेता अजीत पवार, उनका जिस तरह से बीजेपी के साथ तालमेल दिख रहा है, उसको देखते हुए इससे बहुत इनकार नहीं किया जा सकता कि संजय राउत के बयान में कितनी गंभीरता है। और एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर आप ध्यान आज जा रहा है, वो ये है कि सैफ अली खान, अभिनेता सैफ अली खान, जिस तरह से उन पर हमला हुआ, महाराष्ट्र सरकार पर, मुंबई पुलिस पर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, देवेंद्र फडणवीस के पास, इन सब के बीच इसको तमाम तरह की सरकार की क्षमता पर सवाल उठे हैं। लेकिन सैफ अली खान जब स्वस्थ होकर बाहर आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस पर भी सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए हैं। अब कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं अमलेंदु जी की, जब संसद में गिर गए थे 2 सांसद बीजेपी के, और वो तो काफ़ी दिनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहे। हालांकि अब वो निकल आए हैं या नहीं निकल आए हैं, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन सैफ अली खान पर हमले को लेकर जिस तरह से अब राजनीति की दिशा मोड़ी जा रही है, उससे क्या लग रहा है? ये बचाव करने की कोशिश है या फिर हमला करने की? समीर जी, इसमें ये एक तरीके से देखा जाए तो मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है जी। कि सैफ अली खान नाम लगा हुआ है। हालांकि मालूम नहीं होगा इन लोगों को कि खान जो है वो बिहार में बहुत से ब्राह्मण भी लगाते हैं अपने नाम के आगे जी, तो इनको मालूम नहीं हुआ। लेकिन चूंकि सैफ अली खान लगा हुआ है तो इस मामले को तोड़ने की कोशिश इस तरह की जा रही है। नीतीश राणे जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने बहुत बेहूदगी भरा जो था इस पर वक्तव्य दिया, उसको लेकर अजीत पवार ने जो है उस पर आपत्ति जताई है। अजीत पवार का कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि वो क्या किस संदर्भ में कहना क्या है। जो हमलावर था उसको मुंबई पुलिस पकड़ चुकी है और हम नीतीश राणे से बात करेंगे उन्होंने किस मसले को लेकर बात कही। यानी बांग्लादेशी का करके जिस तरीके से बताया जा रहा है। अभी खबर ये भी आ रही है कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है, अब पता नहीं है सही है गलत है, कि वो असली व्यक्ति है ही नहीं, जो सीसीटीवी में दिखा वो दूसरा है, जो पकड़ा गया वो दूसरा है। अब इस तरीके की चीजें भी चल रही हैं, तो इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि कौन पकड़ा गया कौन नहीं पकड़ा गया। लेकिन राजनीति जिस तरह से हो रही है और तमाम जो वक्तव्य नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, और जिम्मेदार नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, और जो शिवसेना के नेता है संजय निरुपम, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी कर दी कि भाई 5 दिन पहले जो था ये चाकू लगा था, देखो कितना स्वस्थ हो गया निकल रहा है एकदम से, इस तरह की टिप्पणी की। तो उस पर भी काफी ज्यादा बवाल जो था वो मचा। तो इसको लेकर भी राजनीति अब होने लगी है कि क्या जल्दी स्वस्थ होकर क्यों आ गए। ये बहुत ही अजीबोगरीब मामला है कि जल्दी क्यों स्वस्थ हो गए और ज़्यादा दिन तक अस्पताल में क्यों रहे। गंभीर चोट थी तो जल्दी क्यों स्वस्थ हो गए। अस्पताल पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दी किसी को कैसे ठीक कर दिया गया। और वहीं जो बीजेपी के 2 सांसद जब संसद में गिर पड़े थे और वो काफ़ी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो कैसे रहे, तो उसको लेकर भी राजनीति हुई। अमलेंदु जी, दोनों में आप किस तरह से एक साम्य देखते हैं? देखिए समीर जी, जो पूरा पॉलिटिकल स्टंट था जो संसद में हुआ और उसको पॉलिटिकल स्टंट के तहत किया गया, यानी किसी के चोट लगी, पता नहीं है लगी नहीं लगी, तो वो जाने, हम नहीं कह सकते लगी कि नहीं लगी। लेकिन वो जिस तरीके से सब विजुअल्स आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फोन पे बात कर रहे हैं आईसीयू में बैठे लेटे हुए व्यक्ति से, तमाम नेता जो जूते पहनकर आईसीयू में घुसे चले जा रहे हैं, तो इस सबसे तो सवाल खड़े हुए कि भाई ये कैसा आईसीयू है जिसमें जूते पहनकर भी लोग जा रहे हैं और प्रधानमंत्री फोन पर बात भी कर रहे हैं। यानी एसयू के जो आईसीयू के नॉर्म्स आप उनका पालन भी नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठे। लेकिन सैफ अली खान के विषय में जिस तरीके से टिप्पणियां की गई वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक और मामले को दूसरा रुख मोड़ने की कोशिश की। अब बांग्लादेशी का पुलिस ने पकड़ लिया, वो असली नकली हमें नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब उसको लेकर जिस तरीके से बांग्लादेशी, अब जो समझ में ये आ रहा है समीर जी की शायद देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच भी कुछ
टकराव चल रहा है, क्योंकि इस मसले पर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, कल उसने एक चिट्ठी लिख डाली वहाँ महाराष्ट्र के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कि बांग्लादेश अवैध जो बांग्लादेशी घुसाए उन पर आप कार्रवाई कीजिए। तो अब रोकना था आपको अवैध बांग्लादेशियों को, तो आपने तो रोका नहीं, यानी गृह मंत्रालय के जो अंडर आता है उसको नहीं रोका, और आप महाराष्ट्र सरकार से कह रहे हैं कि आप निकाल के बाहर कीजिए। तो देवेंद्र फडणवीस भी कल को दावोस से लौट कर आएंगे तो कहेंगे कि भाई हम तो यहाँ ठीक कर रहे हैं, अमित शाह अपना काम नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री हुए वो घुसने दे रहे बांग्लादेशियों को, अमित शाह रोके। जी बिल्कुल, ये संजय राउत ये कह ही चुके हैं कि अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है। एक तो अगर वो अंदर आए, देश के अंदर आए, देश की सीमा के भीतर आए तो केंद्र का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, और अगर वो महाराष्ट्र की सीमा में आ रहे हैं और यहाँ आकर इस तरह की जो अपराध है उसको अंजाम दे रहे हैं तो उसके लिए राज्य की सरकार है जिम्मेदार है। तो उन्होंने तो इन दोनों सरकारों पर आरोप लगाया और उसको कटघरे में खड़ा किया, लेकिन अब केंद्र और राज्य भी इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के ही नेता के पास है, देवेंद्र फडणवीस के पास है जो मुख्यमंत्री हैं। तो इसको लेकर इस मुद्दे पर न केवल एनडीए के भीतर टकराव है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब टकराव अलग अलग नेताओं के बीच किस तरह से बढ़ रहा है। ये एक चीज ये भी दिखा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी पर और सरकार पर भी किस तरह से पकड़ कमजोर हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये साफ समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री की पार्टी पर और सरकार पर पकड़ कमजोर हो रही है। अगर अमित शाह का मंत्रालय जो है वो सीधे सीधे चिट्ठी लिख दे रहा है देवेंद्र फडणवीस की सरकार को, तो इसका मतलब पकड़ तो कमजोर हुई है जी। और या फिर अगर पकड़ कमजोर नहीं हुई है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर कुछ चल रहा है, भाई एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर बांग्लादेशियों का कोई मसला है तो संजय राउत तो साफ कह रहे हैं कि ये काम तो वही अमित शाह का था, इसको रोकना। तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार को चिट्ठी क्यों लिखी जाती है गृह मंत्रालय की तरफ से, सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे। इधर सभी जी जो अडानी का मसला है वो भी फिर गहराता जा रहा है। वर्षा एकनाथ गायकवाड़ जो वहाँ मुंबई की सांसद हैं, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले किया है, ट्वीट किया है कि उनका कहना है कि जब भी अडानी सरकार से सवाल किया जाता है तो पुलिस बल के पीछे छिप जाते हैं। आज जब हम मदर डेयरी कुर्ला में अडानी द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं तो एक बार फिर पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने से रोकने के लिए भेजी गई है। जब हम अडानी द्वारा भूमि अधिग्रहण पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे तो उन्होंने हमें रोक दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने हरे फेफड़ों को बचाने के लिए लड़ेंगे, ये वर्षा गायकवाड़ का कहना है। तो उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है कि किस तरीके से वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वो हो सकता है हम उसको दिखा भी दें। जी बिल्कुल, तो यानी तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है और एनडीए के घटक दलों के भीतर टकराव की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जिस तरह से जो राजनीतिक उतार चढ़ाव देखा जा रहा है वो अपने आप में बहुत गंभीर है। वो कई मसले ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं के बीच में सहमति नहीं है। वो सबसे बड़ा मसला तो ये दिखाई पड़ा जब पार्लियामेंट में या राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बयान दिया। उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता उससे नाराज दिखे, और इसके अलावा वोटिंग के दौरान वहां जिस तरह से लोकसभा में कई सांसद गायब रहे, ये साफ दिखा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ कमजोर की है, पार्टी पर भी सरकार पर भी। और यही नहीं, अमित शाह के समर्थन में शुरू में तो प्रधानमंत्री आए, कई ट्वीट उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कर दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी उस मुद्दे पे कुछ भी कहना बंद कर दिया, ट्वीट करना बंद कर दिया, खामोशी एकदम उन्होंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर ली प्रधानमंत्री ने, और कांग्रेस लगातार उस मुद्दे को उठा रही है और प्रधानमंत्री उस पर खामोश है। अमित शाह का ना इस्तीफा ले रहे हैं, ना उनसे कुछ कह रहे हैं, ना उनके समर्थन में आ रहे हैं। और जो एक तैयारी की गई थी कि एनडीए जो है वो समर्थन में आएगा अमित शाह के, तो एनडीए भी अमित शाह के समर्थन में नहीं आया। लेकिन समीर जी कुछ ना कुछ चल रहा है, चूंकि कल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया है। वो वक्तव्य जो है वो उन्होंने नीतीश कुमार को घोषणा कर दी है, एक तरीके से कहा जाए कि नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदे बनाया जाएगा, यानी नीतीश कुमार का 12वीं के बाद हाई स्कूल कराया जाएगा, ये एक तरीके से उन्होंने घोषणा कर दी है। उन्होंने बाकायदा होशो हवास में कहा है कि लोकप्रिय डिप्टी सीएम नीतीश कुमार। तो ये मतलब ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये जुबान फिसलना नहीं है कि लोकप्रिय डिप्टी सीएम नीतीश कुमार।
तो अभी तक तो संकेत ही दे रहे थे भारतीय हाँ, जनता पार्टी अब के तो नेता कि बिल्कुल आपको एकनाथ शिंदे बनाया जा सकता है, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार कर आपको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और अब साफ तौर पर कह रहे हैं, और जिम्मेदार नेता भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने, किस तरह से उन्होंने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। नीतीश कुमार को जिस बात की आशंका है, उस बात को स्पष्ट तौर पर दिलीप जायसवाल ने, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है। सुनते हैं दिलीप जायसवाल का वो बयान, जिसमें वो के लिए डिमांड वाली बात ही नहीं है, बल्कि कई नीतिगत मुद्दे भी हैं, जिनमें यूजीसी का भी ये ताजा तरीन मुद्दा है। तो बीजेपी को अपने जो सहयोगी दल है उनके विरोध का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा इस संसद के सत्र में। हाँ बिल्कुल समीर जी, इस संसद सत्र में बीजेपी को अपने सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। नीतीश कुमार एक 32 पेज की चिट्ठी लिखी चुके हैं कि बिहार को क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं। यानी ये एक तरीके से भूमिका जो है वो तैयार हो रही है, दबाव की रणनीति। अब वो दबाव की रणनीति सिर्फ ये है कि दबाव बनाकर बीजेपी से सीटें ज्यादा ले ली जाए, या वास्तव में बिहार के लिए कुछ काम करा लिया जाए, या ये दबाव की रणनीति की अगर आपने हमको हमारी बातें नहीं मानी तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये उधर जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा कि हम औकात बता देंगे, और उसके बाद फिर दबाव पड़ा तो कहा कि नहीं, हमारा कहने का मकसद दूसरा था, लेकिन जो कहने का मकसद था वो तो उन्होंने बता दिया था साहब साहब की वो औकात बता देंगे। तो अब या तो ऊपर से ऊपर उनको बता दिया गया कि अपनी औकात में रहो, हो सकता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि सरकार में क्या क्या चलता है हमको तो मालूम नहीं है कि किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये शब्द इस्तेमाल तो जीतन राम मांझी ने किया था कि वो औकात बता देंगे, तो हो सकता है ऊपर से कहा गया कि अच्छा तुम औकात बताने की बात कर रहे हो, हम तुम्हें बता देंगे। तो जीतन मांझी भी कहने लगे कि भाई हम तो जो है वो उनको लगा कि हम तो कह ही रहे हैं और इन्होंने बताना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। तो ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें एनडीए में चल रही हैं। असल में जो कमजोर सरकार है समीर जी, वो सबसे ज्यादा डरी हुई सरकार होती है। अभी तक तो वो 56 इनकी छाती बताकर राज हो रहा था कि भाई बहुमत वाली सरकार है, बहुत 56 साल के बहुमत मिला हुआ है, लेकिन कमजोर सरकार जो है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ये कमजोर सरकार जो है ये और ज्यादा खतरनाक है, और ये और ज़्यादा डरी हुई है। तो डर के व्यक्ति होता है तो वो ज़्यादा गंभीर चीज़ों की तरफ बढ़ता जाता है। तो लग यही रहा है कि खतरे से जूझ रही है जो एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने लोगों से जूझ रही है। तो ये अब रास्ते निकालने की कोशिश कर रही है, शायद मध्यावधि चुनाव की तरफ भी देश जा सकता है। जी बिल्कुल, तो खतरे से जूझ रही है, संकट से जूझ रही है, और सहयोगी दलों का उसके ऊपर चौतरफा दबाव है, कई मुद्दों पर दबाव है। एक तो अपने राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग चाहिए उनको, और उनके लिए पैकेज चाहिए। इसके अलावा तमाम नीतिगत मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ टकराव है, और जो आशंकाएं विपक्ष की हैं इस सरकार को लेकर, वही आशंकाएं सरकार के सहयोगी दलों की भी हैं। इसको लेकर देखते हुए केंद्र की सरकार के ऊपर संकट गहराता जा रहा है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, वो चुनाव में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे आम आदमी से जुड़े मुद्दों से दोनों ही पार्टियां भागती दिखाई पड़ रही हैं, और आम आदमी से जुड़े मुद्दे इस चुनाव में बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। और इन सब पर आप लगातार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स है, आम पब्लिक वहां क्या कह रही है, दोनों पार्टियों को और कांग्रेस पार्टी के बारे में भी उसकी क्या सोच है, किस पर भरोसा कर रही है, किसका समर्थन कर रही है, इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लगातार डीबी लाइव पर देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।